साथियों नमस्कार। आज चर्चा करनी है सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी ऑब्जर्वेशन के बारे में जिसके फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। हुआ यह है कि डीएमके गवर्नमेंट के पूर्व मिनिस्टर वी सेंथिल बालाजी को जमानत दी सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस अभय ओका और जस्टिस अगस्तिनी जॉर्ज मसीह की बेंच ने। और जो ग्राउंड उन्होंने दिए बेल देने की, वो तो रेगुलर आजकल चल रहा है कि बेल इज ए रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। लेकिन इस केस में उन्होंने एक प्रश्न ऐसा उठाया है जो बहुत गंभीर है। उन्होंने कहा यदि किसी केस में एक व्यक्ति का क्लीन एक्विटल हो जाता है, मतलब बाइज्जत बरी हो जाता है, जिसने कई साल जेल में गुजारे हों एक अंडर ट्रायल की तरह, तो वो उसे कंपनसेशन मिलना चाहिए। एक दिन संवैधानिक अदालतें इस पिक्यूलियर सिचुएशन के लिए जरूर विचार करेंगी, करना होगा उनको। अब जिस केस में विटनेस हॉस्टाइल हो जाए, ये भी उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि जिस केस में विटनेस हॉस्टाइल हो जाए या बोनाफाइड दोषपूर्ण इन्वेस्टिगेशन हो, बोनाफाइड मेलाफाइड नहीं, बोनाफाइड मतलब गलती है, वो भी तो हुई है जो हो सकती है गलती, बोनाफाइड दोषपूर्ण इन्वेस्टिगेशन हो, तो वो केसेस इसमें इस कंपनसेशन के लिए कवर्ड नहीं होंगे। उनका कहना है कि ऐसे क्लीन एक्विटल में जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष बर्बाद हो जाते हैं और उसे आर्टिकल 21 के अंदर का उल्लंघन माना जाना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को कंपनसेशन का हक हो जाता है। ये शब्द उन्होंने बोले। ये फैसला नहीं है, ये मेयरली ऑब्जर्वेशन है। और देखने में तो ये बहुत सुंदर लगती है, बहुत बढ़िया लगती है, और कुछ लोगों ने इसके ऊपर तालियां भी बजाई हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उन्होंने तालियां बजाते हुए यहाँ तक कह दिया कि जी इससे तो पुलिस डिपार्टमेंट, ईडी और सीबीआई में हड़कंप मचा हुआ है। समझे ना। अब मुझे लगता है कि कोर्ट कहना चाहता है कि जो गलत इंटेंशन से फर्जी केस बनाकर किसी को जेल में रखा जाता है यदि उसका क्लीन एक्विटल हो जाता है तो उसे कंपनसेशन मिलना चाहिए। इसमें बोनाफाइड दोषपूर्ण जांच को शामिल नहीं कर रहे हैं, तो फिर कंपनसेशन का कोई मतलब ही नहीं है। ये भी एक दृष्टिकोण हो सकता है कि भाई हर केस तो बोनाफाइड, मगर पुलिस तो यही कहेगी ना कि हमारी मिस्टेक मेलाफाइड नहीं है। आप एक बात सोचिए कि अगर किसी केस के अंदर 4 आरोपी हैं, 4 आरोपियों में 3 बरी हो गए और एक को सजा हो गई, तो फिर वो जो इन्वेस्टिगेशन है वो मेलाफाइड तो नहीं कहलाएगी। फिर तो कंपनसेशन मिलने का मतलब ही नहीं है फिर तो। अब कोर्ट का मानना है कि ऐसे केस में कंपनसेशन सरकार को देना चाहिए, ऐसा लगता है इनकी बातों से। उसके लिए अलग से मुकदमेबाजी होगी फिर कि कंपनसेशन का आधार सही है कि नहीं है। मतलब देखिए ना, कल को ये कहा जाएगा वहाँ पे जी इसकी इन्वेस्टिगेशन मेलाफाइड थी, इसलिए इसको सज़ा हुई, इसलिए मतलब ये जेल में रहा, इसको कंपनसेशन मिलनी चाहिए, तो इसके लिए भी अलग मुकदमेबाजी चलती रहेगी। अकेले अभियोजन पक्ष की ही वजह से कोई जेल में नहीं रहता। क्यों? क्योंकि कोर्ट्स भी उसके लिए तो बराबर जिम्मेदार हैं। भाई अभियोजन पक्ष ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके क्या किया, उसको कोर्ट के सामने पेश करेगा। जब कोर्ट के सामने पेश किया, इफ कोर्ट इज सेटिस्फाइड देन ओनली ही इज सेंट टू जुडिशियल कस्टडी और वट एवर इट इज। पहले अपनी उसकी रिमांड पे भेजता है, फिर जुडिशियल कस्टडी में भेजता है, तो जिम्मेदारी तो कोर्ट की भी हो गई ना। भाई बिना कोर्ट की इजाज़त के कोई अपने आप तो
भाई 24 घंटे से ज़्यादा तुम जेल में रख नहीं सकते किसी को, यू हैव टू प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट, ठीक है ना। तो जो कोर्ट की अनुमति से ही तो वो जेल में रहा, तो फिर अभियोजन की गलती के लिए केवल सरकार मुआवजा क्यों देगी? उसका आधा हिस्सा तो फिर कोर्ट को भी देना चाहिए। भाई दोषी तो कोर्ट भी हो गया ना फिर। अगर एक आदमी को अब ये पिछले दिनों उसको 17 महीने के बाद 17 कितने टाइम के लिए 22 महीने के बाद बेल दिए, क्या नाम, सिसोदिया को, तो फिर किसकी इजाज़त से दी थी? हाई कोर्ट तक ने उसकी बेल रिजेक्ट की, तो कोर्ट ने तो जेल में रखा ना उसको। तो ये सारा दोष अभियोजन पक्ष के ऊपर नहीं डालना चाहिए। अब अगला मुद्दा जो सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि ये क्लीन एक्विटल की जो बात की इन्होंने, ये इसका लॉजिक समझ नहीं आया मेरे को। क्यों? कि जो वी सेंथिल बालाजी है उसको आपने बरी तो नहीं किया, उसको तो आपने बेल दी है, और जब उसका बेल का मामला है तो क्लीन एक्विटल तो है नहीं उसका, तो फिर आपने इस क्लीन एक्विटल के मामले को उठाया क्यों? मेरे को ये इसके अंदर यही लोचा समझ नहीं आ रहा कि इनके इसको ऑब्जर्वेशन देने की मतलब क्या पड़ा था। सेंथिल के ऊपर बड़े गंभीर आरोप हैं और नौकरियों के बदले रिश्वत लेने का आरोप है 2011 से 2016 के बीच में, जब जयललिता चीफ मिनिस्टर थी। उसके बाद वो डीएमके में आ गया फिर तो। और उसका जो घोटाला है वो छोटा मोटा घोटाला नहीं है, वो 67 करोड़ का घोटाला है, वो 67 करोड़ का, 67.75 करोड़ का छोटा मोटा घोटाला नहीं है। अब देखिए इन्होंने जो कहा आगे कि सेक्शन 45(1)(3 you under section 45(1)(3 you cannot keep under long custody, that means कोर्ट इंटरप्रिटेशन दे रहा है। ये उस सेक्शन के अंदर कहीं नहीं लिखा है चीज को कि तो आप लंबे समय तक उसको जेल में रख सकते, ये कोर्ट अपनी इंटरप्रिटेशन दे रहा है। अब वो कह रहे कि जी सेक्शन 45(1)(3 of the PMLA Act is a stringent provision that deals with the conditions of granting bail pending trial for offense under Act। अब ये जो है ये stringent condition ये किसने लिखा है? ये लिखते हैं जो पोर्टल्स वाले होते हैं, न्यूज़ देने वाले होते हैं। ये PMLA एक्ट को लिखते हैं ड्रैकोनियन लॉ और इसको लिख दिया स्ट्रिंजेंट प्रोविज़न। अब देखिए स्ट्रिंजेंट प्रोविज़न क्या है, उसके अंदर केवल 3 कंडीशन है बेल देने के लिए। क्या? नंबर 1, एक्यूज मस्ट नॉट बी रिलीज्ड ऑन बेल और देयर ओन बॉन्ड्स अनलेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज़ बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू अपोज द एप्लीकेशन। अब बताइए इसके अंदर क्या स्ट्रिंजेंट है? यही तो कह रहा है कि अगर उसने बेल एप्लीकेशन दी है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को या सरकार को या मतलब जो भी उनका नुमाइंदा वकील वहाँ पर उसको अपोज करने का मौका मिलना चाहिए। ये कोई गलत बात नहीं, जो लॉजिकल चीज़ है। इसमें स्ट्रिंजेंट क्या है? दूसरा आगे देखिए क्या लिखता है उसमें, कोर्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट द एक्यूज्ड इज नॉट गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस। जिम्मेदारी कोर्ट की है। अगर कोर्ट को लगता है कि वो ऑफेंस में शामिल नहीं है तब तो बेल दे सकता है उसको। इसमें स्ट्रिंजेंट क्या है भाई? यू हैव टू सेटिस्फाई योर सेल्फ ना। फिर तीसरी कंडीशन है स्पेशल कोर्ट्स कैन डायरेक्ट ए पर्सन अंडर द एज ऑफ 16, ए वुमन और समवन हु इज ए सिक और इनफर्म टू बी रिलीज ऑन बेल। इसके अंदर तो बड़ी सिंपल सी बात है। स्ट्रिंजेंट क्या है इसके अंदर? तो ये जो भाषा यूज करी जाती है ये बड़ी खतरनाक भाषा होती है। अब जब कहा गया है कि कोर्ट मस्ट बी कन्विंस्ड द मैन इज नॉट कमिटेड
टू एन ऑफेंस, ही हैज़ नॉट कमिटेड एन ऑफेंस, देन उसको बेल दे सकते हो। लेकिन आपने तो सेंथिल को ऐसा नहीं माना, आपने सेंथिल को आरोप मुक्त नहीं माना, आपने तो उसको आरोपी माना। और यहाँ तक कहा है सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस ने, क्या, एट दिस स्टेज it will be very difficult to hold that there is no prima facie case against Balaji under PMLA। मान रहे हैं कि वो उसके ऊपर दोष है, आरोप हैं, उसको हम ये नहीं कह सकते कि उसके ऊपर कोई आरोप नहीं है। तो फिर ये क्लीन एक्विटल की बात कैसे करती? ये कोई बुद्धिमान व्यक्ति ये कोई समझ नहीं सकता कि ऐसा कैसे कह दिया उन्होंने। बेंच ने ये कहा कि ये सेक्शन 45(1)(3) जो है ये किसी को अनरीजनेबल टाइम के लिए जेल में रखने की इजाज़त नहीं देता। ठीक है, आप मत रखिए जेल में, आप बेल दे दीजिए। भाई आपको तो कंडीशन फुलफिल करनी है ना, आप कंडीशन फुलफिल कर लीजिए कि आप उसको मान लीजिए कि ये वो अपराधी नहीं है, आरोपी नहीं है, उसके ऊपर आरोप निराधार है, दे दीजिए बेल। लेकिन आपके पास ये कंडीशंस आपको फुलफिल कोर्ट को करनी है, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को नहीं करनी है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तो उसका विरोध करेगी। ये आपको सेटिस्फाई करना है अपने आप को। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, ये बात घुमा फिरा के इधर उधर फेंक देते हैं। और फिर क्या हुआ कि इस व्यक्ति को, सेंथिल बालाजी को, ये माना इन्होंने कि ये इतना इन्फ्लुएंशियल आदमी है कि ये कुछ भी ब्राइब टेकर्स और ब्राइब गिवर्स के बीच में सौदेबाजी करा सकता है। इसलिए, और ये रिकॉर्ड को भी टेम्पर कर सकता है, एविडेंस को भी टेम्पर कर सकता है। इसलिए उन्होंने कहा स्ट्रिंजेंट कंडीशंस फॉर गिविंग बेल मस्ट बी इम्पोज्ड अपॉन हिम। और क्या इम्पोज किए उन्होंने? द टॉप कोर्ट सेड बालाजी टू फर्निश बेल बॉन्ड ऑफ 25 लाख रुपए एंड 2 श्योरिटीज ऑफ द सेम अमाउंट। इतनी गंभीरता है और आप कह रहे हैं कि जी अब किसी का क्लीन इक्विटल हो जाए तो उसको आप कंपनसेशन देते। मेरी को समझ नहीं आया, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि आपने उस चीज़ को उठाया क्यों? व्हाट इज द रेलेवेंस? इट इज एब्सोल्युटली इररिलेवेंट टू रेज दिस इशू ऑफ क्लीन इक्विटल। यहाँ तो कोई क्लीन इक्विटल की बात ही नहीं है। सेंथिल की गिरफ्तारी 14 जून 23 को हुई थी। हाई कोर्ट ने उसकी बेल अर्जी 19 अक्टूबर को खारिज की थी, यानी 4 महीने के बाद। और सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस एस.सी. शर्मा ने 28 नवंबर को हेल्थ ग्राउंड्स पे जो उसने बेल के लिए अप्लाई किया उसको खारिज किया था। ये कह के क्या कहा था कि उनका इलाज दवाओं से हो सकता है। वो कह रहा था कि मेरे को बेल दे दो ताकि मैं इलाज करा लूँ। उन्होंने कहा तुम्हारा इलाज जेल में भी हो सकता है दवाओं से। वो चाहें तो ट्रायल कोर्ट में रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ट्रायल कोर्ट ने भी बेल रिजेक्ट की, हाई कोर्ट ने भी रिजेक्ट की, तब सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे जेल में रखना ठीक समझा। तो फिर जांच एजेंसी को उसे जेल में रखने का दोषी कैसे माना जा सकता है? बड़ी सिंपल सी बात है। क्या जस्टिस अभय ओका और जस्टिस मसीह अपने जो 2 कोलीग हैं बेला त्रिवेदी और जस्टिस एस.सी. शर्मा, उनको भी दोषी मान रहे हैं कि जी आपने गलत तरीके से उनको जेल में रखना अलाउ किया? ये बड़ा गंभीर विषय है, इसको सोचने वाली बात है ये। इन बातों से साफ होता है कि जस्टिस ओका और जस्टिस मसीह की बेंच ने अनावश्यक प्रवचन दिए हैं कि जी जिसका कोई रेलेवेंस नहीं था, क्योंकि सेंथिल को बरी करने का मामला नहीं था, क्लीन एक्विटल का मामला नहीं था, उसको बेल देने का मामला था। बेल देते मामला ख़त्म था। आपने ये जो डिस्कशन किया, ऑब्जर्वेशन दी, इट हैज़ नो रेलेवेंस with the bail application of V. सेंथिल बालाजी।
तो एक का मतलब ये हो गया जी, मेरे शब्दों में तो बड़े साफ शब्दों में, कि जी कोर्ट ने बात न चीत कोरी में लट्ठम लट्ठा कर दी, बस कोई इशू नहीं था। और ऐसा नहीं है, एक ये जो मैंने आपको बताया कि जी कोर्ट जिम्मेदार होते हैं, ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं। एक व्यक्ति को दहेज के आरोप में जेल में था, 19 साल के बाद बरी हुआ, 19 साल के बाद। आपका कोर्ट का लचर सिस्टम एक बंदे को केस चलाता ही नहीं है। अब देखिए, जिस आदमी का 19 साल तक केस चलाओ, वो रिस्पॉन्सिबल, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोसिक्यूशन की नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोर्ट की है। कोर्ट का कंपनसेशन देना तो कोर्ट कंपनसेशन दे, अपनी जेब से दे। जो भी जजेस शामिल रहते हैं हियरिंग के अंदर, जिनकी वजह से केस लंबे खिंचते हैं, उनकी जेब से पैसा जाना चाहिए, तब तो आए मजा। ये ऑब्जर्वेशन दीजिए आप। सरकार क्यों देगी? फॉर योर फॉल्ट, फॉर योर नेग्लिजेंस इन कीपिंग द केसेस पेंडिंग, सरकार शुड नॉट पे एनी अमाउंट फॉर दीज थिंग्स। हाँ, कहीं आपको लगता है, कहीं वाकई साबित होता है कि पुलिस ने जानबूझ के किसी को हरास करने के लिए उसको गिरफ्तार करके जेल में रखा, तो जेल में भी रखा तो कोर्ट की मर्जी से रखा, तो जिम्मेदारी सबकी बराबर बनती है। तो ये मेरे को आज बात आपसे इतनी करनी थी। और मेरा ख्याल है आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 1-2 दिन में मैं आपके सामने एक और मसला, बड़ा सीरियस मसला आपके सामने पेश करूंगा, कि जो केजरीवाल के गिरोह को, पूरे गिरोह को जिस तरह से जमानत की रेवड़ी बांटी गई है, इसके पीछे रहस्य क्या है। थैंक यू, नमस्कार, जय श्री राम, भारत माता की जय।